साथियों नमस्कार। मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आइए आज हम पढ़ते हैं कारक। तो सबसे पहले कारक की हम परिभाषा पढ़ेंगे। कारक होता क्या है? तो कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से विशेषतः क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो याद रखना, कारक की परिभाषा क्या हो गई? संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। या इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों विशेषतः क्रिया से पता चले उसे कारक कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले उसे कारक कहते हैं, और विशेषकर क्रिया से। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ हम देखेंगे इस वाक्य में राम क्रिया मारा का कर्ता है, रावण इस मारण क्रिया का कर्म है तथा बाण से यह क्रिया संपन्न की गई है। अतः बाण क्रिया का साधन होने से करण है। फिलहाल हम इसे अपनी भाषा में समझाएं तो आप ये समझ लो, किसी कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। जो व्यक्ति किसी कार्य को करे उसे क्या कहते हैं? कर्ता। जो कार्य होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ मारा लिखा हुआ है, तो मारा यहाँ पर क्रिया है। किसी कार्य का होना क्रिया कहलाती है। क्रिया जिससे संपन्न की गई हो, जिस साधन या उपकरण से, उसे क्या कहते हैं? उसे करण कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ लिखा है कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण से यह क्रिया संपन्न की गई है, तो बाण क्या है? यहाँ पर करण है। क्या है? करण। जैसे मान लो लिखा हो, मोहन कलम से पत्र लिखता है। कैसे? कलम से। तो यहाँ पर कलम क्या हो जाएगा? कलम यहाँ पर करण हो जाएगा। ठीक, करण माने जिससे क्रिया संपन्न की गई हो। चलिए आगे देखते हैं। तो अब अपन पढ़ते हैं कारक चिन्ह या विभक्ति। तो कारक के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। देखिए, प्रत्यय क्या होता है ये समझ लो। पहले दो शब्द होते हैं, एक उपसर्ग और एक प्रत्यय। तो उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द किसी वाक्य के आदि में आकर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी कि ये सीधा सीधा किसी शब्द के आगे आकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जबकि हम प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय क्या है? किसी शब्द के बाद में आकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। कहने का मतलब ये है, प्रत्यय जो है बाद में लगाए जाते हैं। तो यहाँ कारक चिन्ह या विभक्ति की हम बात करें तो कारक के बोध के लिए संज्ञा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। विभक्ति किसे कहते हैं? कारक के बोध के लिए संज्ञा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको नोट कर सकते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। सबसे पहले हम कारक की बात करें तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के रा री रे नानी ने अधिकरण में पर संबोधन ए हे अरे ओ। एक कारक को याद करने का तरीका है, ये 8 कारक हैं। आप फिर से इनको देखिए। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। ये एक साइड एक कारक लिखे गए हैं और इधर कारक चिन्ह या उनकी विभक्ति है। तो इसको कैसे याद करना है? कर्ता ने कर्म को
करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के रा री रे नानी ने अधिकरण में पर संबोधन ए हे अरे ओ। चलिए इनको हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करें कर्ता की, तो जैसा कि हमने ऊपर भी बताया था, क्रिया को संपन्न करने वाला जो है कर्ता कहलाता है। कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता कहलाता है। अभी हम और नीचे इसमें और विस्तार से पढ़ेंगे। कर्म की बात करें, क्रिया से प्रभावित होने वाला कर्म कहलाता है। ठीक, क्रिया से प्रभावित होने वाला कर्म कहलाता है। करण की बात करें, क्रिया का साधन या उपकरण करण कहलाता है। क्रिया का साधन या उपकरण करण कहलाता है। संप्रदान की बात करें, जिसके लिए क्रिया संपन्न की जाए उसे संप्रदान कहते हैं। मतलब जिस उद्देश्य के लिए क्रिया संपन्न की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। उसके बाद हम अपादान की बात करें, जहाँ अलगाव हो वहाँ ध्रुव या स्तर में अपादान होता है। ठीक, मतलब जहाँ अलगाव की स्थिति होगी वहाँ अपादान कारक होता है। ठीक है, और अपादान कारक सदैव कई में होता है? ध्रुव या स्तर में। अभी हम नीचे आपको इसे समझाएंगे। उसके बाद हम बात करें संबंध की, तो जहाँ दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए वहाँ संबंध कारक होता है। ठीक है, संबंध कारक क्या होता है? जहाँ दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए वहाँ संबंध कारक होता है। उसके बाद हम बात करें अधिकरण की, तो जो क्रिया के आधार माने स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराए उसे अधिकरण कहते हैं। याद रखना, अधिकरण किसे कहते हैं? जो क्रिया के आधार यानी स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराए उसे अधिकरण कहते हैं। उसके बाद हम बात करें संबोधन की, तो किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक किसे कहते हैं? किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। आइए विस्तार से हम इन कारकों के बारे में जानते हैं। तो हमने पढ़ा हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। सबसे पहले हम बात करें कर्ता की, तो क्या लिखा था? कर्ता ने। तो कर्ता ने है ना, तो कर्ता की विभक्ति क्या है? ने विभक्ति है। तो कर्ता की विभक्ति है ने, तो संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कहते हैं। ठीक, कर्ता किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कहते हैं। जैसे लिखा है, मोहन ने कलम से पत्र लिखा। इसमें पत्र लिखने का कार्य मोहन कर रहा है, इसलिए मोहन क्या हो गया? कर्ता, यानी किसी कार्य को करने वाला। जैसे दूसरा उदाहरण है, शिकारी ने शेर को मारा। यह शिकारी करता है क्योंकि शेर को मारने का कार्य शिकारी कर रहा है, तो शिकारी क्या हो जाएगा? कर्ता। और देखिए साथ ही इसमें ने विभक्ति आ रही है। देखो ये अपन ने ऊपर पढ़ा था ना कि कर्ता ने, कर्ता ने, तो यहाँ मोहन ने कलम से पत्र लिखा है ना, ने विभक्ति इसके साथ आएगी। शिकारी ने शेर को मारा, तो यहाँ भी ने विभक्ति है। फिर लिखा है, अब हम दूसरा पढ़ते हैं कर्म कारक। तो कर्ता ने कर्म को, देखो को विभक्ति थी ऊपर हम पढ़ के आए हैं, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म के साथ क्या होगा? कर्म के साथ को विभक्ति आएगी, ये इसकी पहचान है। तो देखिए कर्म किसे कहते हैं? जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया व्यापार का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारण कहा जाता है, कर्म कारक कहा जाता है। यानी जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया व्यापार का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहा जाता है। जैसे लिखा है, शिकारी ने शेर को मारा, तो यहाँ मारा जो क्रिया है, यहाँ क्रिया मारा का प्रभाव शेर पर पड़ रहा है ना। किसको मारा? शेर को। शिकारी ने शेर को मारा, तो शेर पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर शेर कर्म है। और वैसे भी कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को। तो आप देख सकते हो शेर को, तो यहाँ को विभक्ति आ रही है, तो यहाँ कर्म क्या हो जाएगा? को, शेर, है ना। तो शेर के साथ को विभक्ति आ रही है तो शेर जो है कर्म हो जाएगा। फिर लिखा है आगे,
मोहन ने दरवाजे को खोला। तो यहाँ क्रिया खोलने का प्रभाव दरवाजे पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ दरवाजा क्या हो जाएगा, कर्म। और दूसरी एक और पहचान है, देखो को विभक्ति आ रही है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को, तो को यहाँ पर विभक्ति है, इसलिए यहाँ दरवाजे को, तो दरवाजा यहाँ पर कर्म होगा। उसके बाद हम बात करें तीसरे कारक की, करण कारक। तो इसकी विभक्ति क्या होती है, से या के द्वारा। देखिए कर्ता ने कर्म को और करण से के द्वारा, जो अपन ने ऊपर देखा था, तो से के द्वारा इसकी पहचान है। करण कारक की पहचान क्या है, से या के द्वारा आएगा। करण होता क्या है, क्रिया को करने वाला साधन करण कहलाता है। ठीक है, क्रिया जिस साधन या उपकरण से संपन्न की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। तो देखिए अपन जैसे देखें, यहाँ लिखा है रवि ने कलम से पत्र लिखा। तो यहाँ पत्र लिखने का कार्य कलम द्वारा संपन्न किया जा रहा है, इसलिए यहाँ कलम करण कारक है ना। पत्र लिखने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, कलम द्वारा, तो कलम यहाँ पर करण कारक है। दूसरा आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो से शब्द कलम के साथ आ रहा है, तो कलम यहाँ पर जो है करण कारक है। से के द्वारा, ये दो शब्द याद रखने हैं। जैसे राजू ने लाठी के द्वारा सांप को मारा, यहाँ सांप को मारने का कार्य लाठी द्वारा किया गया है, अतः यहाँ पर लाठी जो है करण कारक होगा, है ना, करण कारक होगा। करण क्या होता है, वह उपकरण या साधन जिससे क्रिया संपन्न की जाती है। और करण की विभक्ति क्या होती है, से या के द्वारा। तो देखिए यहाँ लाठी के द्वारा, तो यहाँ के द्वारा विभक्ति आ रही है ना। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से या के द्वारा जहाँ आएगा वहाँ करण विभक्ति होगी, है ना, करण कारक होगा। उसके बाद हम बात करते हैं संप्रदान कारक की। तो संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है, विभक्ति के लिए, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा और संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, तो संप्रदान की विभक्ति क्या होगी, के लिए। अब हम बात करें संप्रदान कारक कहते किसे हैं, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ किया जाए या जिस उद्देश्य से क्रिया संपन्न की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक किसे कहते हैं, जिस उद्देश्य के लिए क्रिया संपन्न की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे लिखा है गीता मीना के लिए साड़ी लाई, तो यहाँ देखिए के लिए विभक्ति है, देखो ये आ गई के लिए, है ना। तो यहाँ गीता मीना के लिए साड़ी लाई, अतः यहाँ संप्रदान कारक है, क्योंकि संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है, के लिए। तो गीता किसके लिए साड़ी लेकर के आई, मीना के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपादान कारक की। तो अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, से। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो अपादान की विभक्ति क्या हो गई, से। तो यहाँ लिखा है अपादान का संबंध अलगाव से होता है। अपादान का संबंध कैसे होता है, अलगाव से, मतलब संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया हटे, निकले, अलग हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, अपादान कारक किसे कहते हैं, याद रखना, अपादान का संबंध अलगाव से होता है, संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया हटे, निकले या अलग हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान सदैव ध्रुव या स्तर में होता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ याद रखना, अपादान से इसकी विभक्ति है अपादान की पहचान के लिए। तो यहाँ लिखा है बालक घोड़े से गिरा, तो अपादान कारक में अलगाव की स्थिति होती है। यहाँ बालक घोड़े से अलगाव या अलग होने की स्थिति दर्शाई गई है, अतः यहाँ अपादान कारक होगा। और अपादान कारक कै में होगा, घोड़े में, क्योंकि अपादान कारक सदैव स्तर वस्तु में होता है। तो यहाँ बालक घोड़े से गिर रहा है, तो बालक अलग हो रहा है, तो घोड़ा अपनी जगह स्तर है, तो अपादान कारक कै में होगा, घोड़े में, क्योंकि बालक घोड़े से अलग हो रहा है। जैसे अगला उदाहरण है गंगा हिमालय से निकलती है, तो देखिए अपादान की विभक्ति से यहाँ भी आ रही है, तो यहाँ गंगा
कि हिमालय से अलग होने की स्थिति को दर्शाया गया है, अतः यहाँ अपादान कारक है। और इतना याद रखना, अपादान कारक कै में होगा, गंगा में या हिमालय में। तो देखिए गंगा हिमालय से निकल रही है तो अपादान कारक हिमालय में होगा, गंगा में नहीं, क्योंकि गंगा तो अलग हो रही है हिमालय से और हिमालय स्तर है अपनी जगह। तो जो स्तर होता है, जो ध्रुव होता है, उसी में अपादान कारक होता है। तो याद रखना, यहाँ गंगा की हिमालय से अलग होने की स्थिति को दर्शाया गया है, अतः यहाँ अपादान कारक है। यहाँ अपादान कारक हिमालय में होगा क्योंकि गंगा हिमालय से अलग हो रही है, अतः यहाँ हिमालय स्तर है। चलिए हम बात करते हैं, अगला उदाहरण है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो देखिए अपादान कारक की विभक्ति यहाँ पर से आ रही है। यहाँ अपादान कारक है क्योंकि यहाँ वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, वृक्ष स्तर है, इसलिए यहाँ अपादान कारक वृक्ष में होगा। वृक्ष में क्यों होगा, क्योंकि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते अलग हो रहे हैं, वृक्ष तो अपनी जगह स्थायी है। तो यहाँ जो अलग होता है उसमें अपादान कारक नहीं होता, जो स्तर होता है उसी में अपादान कारक होता है, इसलिए यहाँ अपादान कारक वृक्ष में होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं संबंध कारक की। तो सबसे पहले संबंध कारक की विभक्ति हमें पता होना चाहिए, पहचान है इसकी काकी के, रारी रे और नानी ने। इसको याद रखने का तरीका क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, है ना। तो संबंध कारक की विभक्ति क्या हो जाएगी, काकी के, रारी रे, नानी ने। तो ये शब्द यहाँ आएंगे, आप देखना आगे चल के। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम के से अपन संबंध कारक की परिभाषा पढ़ रहे हैं, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध निकाला जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक किसे कहते हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध निकाला जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि यह प्रेमचंद्र का उपन्यास है, तो देखिए काकी के में का आ गया यहाँ पर, और यहाँ लिखा है यहाँ प्रेमचंद्र का उपन्यास है, तो यहाँ उपन्यास का संबंध प्रेमचंद्र से निकाला जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, संबंध कारक होगा। जैसे लिखा है यह मेरी पुस्तक है, यहाँ पुस्तक का संबंध निकाला जा रहा है, अतः यहाँ जो है संबंध कारक होगा। देखिए रारी रे, तो री यहाँ पर आ गया है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अधिकरण की का, अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है, मैं और पर। अपन इसको याद रखने का तरीका क्या है, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के, रारी रे, नानी ने और अधिकरण में पर। तो यहाँ अधिकरण की विभक्ति क्या हो गई, मैं पर। तो देखिए अधिकरण की अपन परिभाषा पढ़ते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। इससे क्रिया के स्थान, समय, आकार आदि का बोध होता है। फिर से समझो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इससे क्रिया के स्थान, समय, आकार आदि का बोध होता है। तो अब हम बात करें, जैसे लिखा है आजकल वह ग्वालियर जा रहा है, तो यहाँ स्थान की सूचना दी गई है, अतः यहाँ अधिकरण कारक है। दूसरा अधिकरण कारक की विभक्ति है मैं या पर, है ना। तो यहाँ लिखा है जैसे आजकल वह ग्वालियर जा रहा है, तो यहाँ स्थान की सूचना दी गई है, अतः यहाँ अधिकरण कारक होगा, है ना। किरण नदी में तैर रही है, तो यहाँ तैरने के स्थान, नदी की सूचना दी गई है, इसलिए यहाँ अधिकरण कारक है। कहने का मतलब ये है कि जो स्थान की सूचना दी जाए, समय की सूचना दी जाए, तो वहाँ अधिकरण कारक होगा। अब आखिरी जो कारक है 8वें नंबर का, वो है संबोधन कारक, ए, हे, अरे, ओ। तो ए, हे, अरे, ओ, इसको याद रखने का तरीका क्या है, तो फिर से हम एक बार कारक और उनकी विभक्ति दोहराते हैं।
कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के रा री रे नानी ने अधिकरण में पर और संबोधन ए अरे ओ। तो देखिए संबोधन कारक क्या हो जाएगा, ए अरे हो, इसकी पहचान है। इसमें किसी को पुकारा या संबोधित किया जाता है। तो संबोधन कारक की पहचान क्या हो गई, इसमें किसी को पुकारा या संबोधित किया जाता है। जैसे लिखा है, अरे दोस्त जरा इधर आओ, अरे दोस्त जरा इधर आओ। तो दोस्त को बुलाया गया है, इसलिए यहाँ संबोधन कारक है ना। तो इस प्रकार अपन ने सारे के सारे कारक पढ़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।